हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और सारी क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा और कल के क्लास में आप लोगों का परफॉर्मेंस देख करके बहुत अच्छा लगा। ज़्यादातर बच्चों का जो क्वेश्चन था वो 9 में से 7, 9 में से 9 और 9 में से 8 सही था। ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है और कोशिश करें कि 9 में 9 सही हो और आगे से आपके जितने भी क्वेश्चन आपको मिले वो सारे आप लोग आसानी से सॉल्व कर लें। मैं इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास भी शुरू कर रही हूँ कि आगे जो भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे आप लोग पूरा का पूरा करेक्ट करेंगे और पूरा प्रयास करेंगे। अगर कहीं कंफ्यूज होते हैं और कुछ नया मिलता है तो अपने लॉजिक का इस्तेमाल कीजिएगा, दिमाग लगाइएगा, आप जरूर सही आंसर तक पहुँच जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और आज आपका नया चैप्टर है चित्रकला। आज हम चित्रकला को शुरू करने वाले हैं और ये क्लास समाप्त होने के बाद हम डांस को पढ़ेंगे जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और अच्छा भी। तो चलिए देखते हैं चित्रकला का इतिहास। और आपको पता है हमारा जो चित्रकला है ये भी बहुत प्राचीन है। जब इंसान बोलना नहीं जानता था, मीन्स कि जब इंसान के पास कोई भाषा नहीं थी, जब इंसान के पास कोई लैंग्वेज नहीं था, जब इंसान अपनी भावनाओं को, अपनी चीज़ों को भाषा में अभिव्यक्त करना नहीं जानता था, जब इंसान के पास घर नहीं था, जब इंसान के पास वस्त्र नहीं था, जब इंसान उत्पादन करना नहीं जानता था, इंसान किसी भी चीज़ से परिचित नहीं था, तब इंसान जानता था चित्रकारी करना। उस समय के इंसानों ने अपनी फीलिंग्स को, अपने दिमाग की बातों को, अपनी कल्पनाओं को, अपनी भावनाओं को चित्रकला के द्वारा जो है उसको दर्शाया है, बताया है। उनकी चित्रकला ने उन सारी चीज़ों को अभिव्यक्त किया है। तो चित्रकला सबसे प्राचीन है। अगर बात करें कि मूर्ति कला और आपके भवन निर्माण कला और चित्रकला में, तो चित्रकला आपका सबसे प्राचीन है। हालांकि चित्रकला की जो साँचे हैं ये सबसे प्राचीन जो मिले हैं ये गुफाओं में मिले हैं, आपकी भीमबेटका की जो मध्य प्रदेश में है, जिसको ढूंढा था वाकड़कर महोदय ने। और ये जो चित्रकला इस गुफा में पाए जाते हैं ये उच्च पुरा पाषाण काल से संबंधित है। मैंने आपको बताया था मूर्ति का जो साक्ष्य है वो भी आपके उच्च पुरा पाषाण काल से ही मिला है, लेकिन तब भी आपकी चित्रकला बात करेंगे तो दोनों में थोड़ा सा और प्राचीन है, क्योंकि ये पहले ही शुरू हो गया था। उच्च पुरा पाषाण काल में मानव ने बेहतरीन तरीके से चित्रकारी करने के साथ साथ उसमें कलर भरना भी सीख लिया था। वनस्पतियों की पत्तियों से, वनस्पतियों के फूलों से, खनिजों से कलर भरना इंसान जानता था। और ज़्यादातर जो चित्र बनाए गए हैं वो ज्यामितीय विधि के द्वारा बनाए गए हैं। ये भी एक अद्भुत बात है कि उस समय के लोगों को ज्यामितीय विधि के द्वारा चित्रकारी करना आता था। वे बहुत खूबसूरती से आड़ी तिरछी रेखाओं के माध्यम से ज्यामितीय विधि से हर फिगर को बनाया करते थे। और जो चित्रकला का विषय होता था वो शिकार का होता था, डांस का होता था, इस तरह की चीज़ों को वो दर्शाया करते थे। तो चित्रकला हमारा सबसे प्राचीन है और सबसे पहला माध्यम है जिसके द्वारा जो मनुष्य है वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करना जान गया था या सीख गया था। चित्रकला कहते किसे हैं? रेखा, वर्ण एवं रंग के माध्यम से विचारों तथा भाव को अभिव्यक्त करने की शैली को चित्रकला कहते हैं। जब हम अपनी भावों को रेखाओं के माध्यम से, वर्ण और कलर के माध्यम से व्यक्त करने लगते हैं तो हम इसी को चित्रकला कहते हैं। आदिम काल में जब भाषा और लिपि चिन्हों का आविर्भाव नहीं हुआ था तब रेखाओं के संकेत से ही व्यक्ति स्वयं को अभिव्यक्त करता था। गुफाओं के अंदर आज जो शिला चित्र मिलते हैं वे ही चित्रकला के आदिम प्रमाण हैं। जब नगरीय सभ्यता का उदय होने लगा तो चित्रकारी गुफाओं से निकलकर बर्तनों, वस्त्रों, मुहरों आदि पर होने लगी। यानी कि जो चित्रकला है ये पहले के टाइम में गुफाओं की दीवारों पे बनता था, क्योंकि और कोई माध्यम हमारे पास नहीं था। ना तो हमारे पास कपड़े थे, ना हमारे पास कागज था, ना हमारे पास और कोई स्रोत था, घर भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। उस समय के जो लोग थे वो गुफाओं में उनकी दीवारों पर चित्रकारी किया करते थे। और जब सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ, स्थापत्य कला का विकास हुआ, मूर्ति बनाए गए, बर्तन बनाए गए, कपड़े बनाए गए, तो जो चित्रकला है ये गुफाओं से निकल करके इन सारी चीज़ों पर आ गई और यहाँ हमें डिजाइनिंग देखने को मिलती है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत खूबसूरत मिट्टी के बर्तन बनाए गए जो लाल कलर से बने थे और इनके ऊपर ब्लैक कलर से चित्रकारी और डिजाइनिंग की जाती थी और ये बहुत ही खूबसूरत चित्रकला का उदाहरण है। इसके अलावा आपने देखा था एक सन्यासी की मूर्ति मिली है जो कि मोहनजोदड़ो से मिली है और वो तिपतिया शाल ओढ़े हुए हैं और उस शाल पर 3 पत्तियों की फूल का डिजाइन किया गया है। इसके अलावा वहाँ
के जो आप देखेंगे वस्त्र मिले हैं, उन्हें कलर किया जाता था, उस पर डिजाइन बनाया जाता था, पशु आकृतियां बनाई जाती थी, महिलाओं की आकृतियां बनाई जाती थी, भिन्न भिन्न तरह के डिजाइन बनाए जाते थे। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग स्वास्तिक भी बनाते थे, जो आप जानते हैं कि ऊर्जा का प्रतीक होता है, शुभ का प्रतीक होता है और सूर्य पूजा का प्रतीक होता है। ऐसे बहुत तरह के चित्रकारी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करना जानते थे। इनके समय में जो चित्र है ये कपड़ों पर, सिक्कों पर, मूर्तियों पर, दीवारों पर, इन सभी जगह देखने को मिलने लगा। बर्तनों के ऊपर भी चित्रकारी, बहुत सुंदर डिजाइन देखने को मिलने लगी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता में चित्रकला का जो क्षेत्र है वो काफी विस्तार हो गया। आगे चल करके आप देखेंगे मुगल काल में बादशाह जहांगीर ने इस कला के बेहतरीन वो जानकार थे और उन्होंने इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान दिया, इसीलिए इनके समय में चित्रकला को स्वर्णकाल कहा गया। साथ ही उत्तर मुगल काल में गिरती राजनीति और आर्थिक स्थिति के कारण चित्रकारी स्थानीय जमींदारों और राजाओं के शरण में चली गई। इस दौरान क्षेत्रीय चित्रकला शैली का व्यापक विकास हुआ और जैसे जैसे उत्तर मुगल काल आया, मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, तो बहुत सारे क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हो गया और इन क्षेत्रीय शक्तियों ने भी चित्रकला के योगदान में, अपना विकास में योगदान दिया और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्रीय चित्रकला शैली का विकास हो गया। जैसे राजस्थान में बूंदी जो है शैली का विकास हो गया, ऊपर के क्षेत्रों में हिमाचल वगैरह में कांगड़ा शैली का विकास हो गया, बिहार के क्षेत्रों में भी आप देखते हैं बनी ठनी जैसे चित्र बनाए जाने लगे। ऐसे अन्य बहुत सारे क्षेत्रीय शैलियों का विकास हुआ, उनको भी हम कल के क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जो चित्रकला है ये आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल तक ये पाई जाती है। मुगल काल में आपने देखा था मूर्ति कला नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि मुगल जो है इन्होंने मूर्तियों के विकास में योगदान नहीं दिया। शायद जो है इस्लाम धर्म में मूर्ति बनाना नहीं स्वीकार होगा, लेकिन इन्होंने भवन निर्माण कला में और चित्रकला में अपना बेहतरीन योगदान दिया है। आगे है बच्चों, भारतीय चित्रकला की विशेषताएं क्या है। भारत में जो चित्रकलाएं बनी थी, जो चित्र बनाए गए थे, उनकी क्या विशेषताएं थी। हमारी चित्रकला की बहुत सारी विशेषताएं भी हैं, जिसमें आप देखेंगे धार्मिक प्रभाव। हमारी चित्रकला पर धार्मिक प्रभाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। हमने जो सबसे पहले चित्र बनाना शुरू किया वो देवी देवताओं का बनाना शुरू किया, उनके परिवार का बनाना शुरू किया और उन्हीं से संबंधित चीज़ों का चित्र हम बनाना शुरू कर दिए थे। तो ये इम्पॉर्टेंट है। अजंता बाघ की गुफाओं में भगवान बुद्ध के जीवन को बहुत ही खूबसूरती से चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है, जहाँ पे भगवान बुद्ध ही नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार का जो चित्र है वो देखने को मिलता है। इसलिए ये आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। चित्रकला आप देख रहे हैं, हमारे यहाँ चित्रकला की विशेषता क्या है। इसमें धार्मिकता देखने को मिलता है, भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं को चित्रकला में दर्शाया गया है, उनके परिवार को चित्रकला में दर्शाया गया है और इसके अलावा वही राजपूत एवं कांगड़ा आदि की चित्रकलाओं में राधा कृष्ण उनकी लीलाओं को स्थान दिया गया है। जो राजपूत शैली है, यहाँ पर राधा कृष्ण और उनकी जो लीलाएं हैं उनका जो है विस्तार पूर्वक देखने को मिलता है। चित्रकला में आधुनिकता के उद्गम के साथ धार्मिक भावनाओं में ह्रास का संकेत दिखाई देने लगा। यानी कि जैसे जैसे आधुनिक भारत आया तो अब हम धार्मिक चीज़ों से अलग हट करके आम जनजीवन के बारे में भी चित्रकारी करना शुरू कर दिया है हम लोगों ने और बहुत सारी नई नई चीज़ों का चित्रकला में समावेश हो जाता है। इसके अलावा हमारी चित्रकला की विशेषता कल्पनाशीलता है। हम कल्पना करके बहुत सारे चित्रों का निर्माण करते हैं, जिसमें हम विभिन्न तरह की चीज़ों का अपने दिमाग से यूज करके इस्तेमाल करते हैं। तो भारतीय चित्रकारों का मन यथार्थ की अपेक्षा कल्पना में ज़्यादा रमा। यानी कि जो भारतीय चित्रकार हैं इन्होंने यथार्थ से ज़्यादा कल्पना करके चित्रकारी जो है किया है। इनका जो रुचि है वो यथार्थ की चीज़ों को कम, काल्पनिक चीज़ों को ज़्यादा दर्शाता है। अनेक देवी देवताओं को चित्रकारों ने कल्पना की शक्ति के सहारे ऐसा जीवंत रूप प्रदान किया कि एक सामान्य हिंदू मन में ईश्वर की छवि किसी सहारे ही उद्दीपित होती है। यानी कि इसके पहले भगवान के चित्र नहीं बनाए जाते थे, यहाँ से चित्रकारों ने अपनी कल्पना से जो है भगवान के चित्र बनाना शुरू कर दिया और भगवान को अलग अलग पौधों के साथ, अलग अलग जीवों के साथ उनको संबंधित करके बनाने लगे और इस तरह से जो आम जनजीवन है उसके दिमाग में भगवान की एक छवि बनने लगी, एक प्रतीकात्मक छवि बनने लगी कि कौन से भगवान के साथ कौन सा जीव होगा, कौन से भगवान के कितने हाथ होंगे, कौन
कौन से भगवान के साथ कौन से पुष्प या कौन से पौधे होंगे, ये सारी चीज़ें जो है लोगों की कल्पनाओं ने एक चित्रकला के रूप में अभिव्यक्त किया, जो लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और जो लोगों के जीवन का एक हिस्सा बन गया। रेखाओं की प्रधानता, भारतीय चित्रकला में रेखाओं की प्रधानता बहुत ज़्यादा है। अलग अलग चीज़ों के लिए रेखाएं बनाई जाती हैं और ये रेखाएं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बनाई गई हैं, तो रेखाओं की प्रधानता हमारे चित्रकला की विशेषता है। इसके अलावा आदर्शवाद, यानी कि भारतीय कला यथार्थवाद होने के बजाय आदर्शवाद की ओर अधिक झुकी हुई है, यानी कि हम जो भी चीज़ें अपनी चित्रकला के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं उसमें हम यथार्थता को कम, आदर्श चीज़ों को ज़्यादा अभिव्यक्त करते हैं। हर चीज़ का आदर्शवादी रूप हम जो है अभिव्यक्त जो है अपने चित्र के माध्यम से करते हैं, जैसे आदर्श माता पिता का रूप, आदर्श भक्त का रूप, आदर्श जो है बच्चों का रूप, या जो भी चीज़ें हो वो आदर्श रूप में होनी चाहिए। हम ऐसी ही चीज़ों को अपनी चित्रकला में ज़्यादा उकेरने का प्रयास करते थे या करते थे, यानी कि यथार्थता कम, आदर्शता और कल्पनाशीलता हमारे चित्रों में ज़्यादा देखने को मिलती थी। प्रतीकात्मकता, प्रतीकात्मकता भी देखने को मिलती है, जैसे जो माँ दुर्गा है तो वो शेर के साथ होंगी, अगर सांप है तो शंकर भगवान के साथ होगा, तो ये जो है ये प्रतीकात्मकता है। साथ ही कलर, जैसे रेड कलर है तो वो क्या दिखाएगा, हरा कलर है तो वो हरियाली को दिखाएगा, सफ़ेद कलर है तो वो शांति को दिखाएगा, येलो कलर है तो वो ऊर्जा को दिखाएगा। ये जो प्रतीक हैं, कलर का प्रतीक, अन्य अन्य जो जीव जंतु हैं उनका प्रतीक, ये जो प्रतीकात्मकता है ये भी हमारी चित्रकला का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके अलावा प्रकृति का चित्रण, हमारे चित्रकला में प्रकृति का जो चित्रण है ये ज़्यादा किया जाता है। आप देखते हैं फोटो में कितनी, या जो भी पिक्चर्स बनाए जाते हैं, जो भी चित्रकला बनाई जाती है उसमें कोई ना कोई जो है फूल पौधे देवी देवताओं के साथ जुड़े होते हैं, कोई ना कोई पशु देवी देवताओं के साथ जुड़े होते हैं, कुछ ऐसा उसमें झरना, नदी, पहाड़, ऐसे प्राकृतिक दृश्य बनाए जाते हैं और जो चित्र होता है उसको खूबसूरत बनाया जाता है। तो वहाँ पे प्रकृति का चित्रण भी बड़े पैमाने पे किया जाता है, हमारी चित्रकला की ये भी विशेषता है। साथ ही परिधान, यानी कि जो वस्त्र हैं ये भी विशिष्ट होने चाहिए। जो अगर कोई गरीब व्यक्ति है तो उसका वस्त्र कैसा होगा, अगर कोई राजा है तो उसका वस्त्र कैसा होगा, तो परिधान की विशेषता भी हमारे चित्रकला में देखने को मिलता है। कोई ना कोई परिधान वो पहने रहते हैं और जिस तरह का चित्र होता है उसी तरह का उसमें परिधान भी, जैसे कि अगर चश्मा है तो गांधी जी का प्रतीक है, तो परिधान और जो प्रतीक हैं ये हमारे चित्रकला का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके अलावा मुद्राएं, अलग अलग मुद्रा में जो चित्र हैं वो बनाए जाते हैं, कभी बैठी हुई, कभी खड़ी मुद्रा, कभी लेटी मुद्रा, या कभी स्माइलिंग फेस वाली मुद्रा, कभी रौद्र रूप वाली मुद्रा, तो कभी शांत वाला, तो कभी वात्सल्य वाला। ये जो मुद्राएं होती हैं ये भिन्न भिन्न तरह की मुद्राओं को भी हमारे यहाँ के चित्रकारों ने चित्रकला में इनको भी स्थान दिया है। नाम विहीनता, हमारे यहाँ के जो चित्रकार हैं इन्होंने अपने नामों को नहीं लिखा है। जितनी भी हम चित्रकलाएं देखते हैं किसी भी चित्र पर हमें नाम देखने को नहीं मिलता है। शायद इसके पीछे रीजन रहा होगा कि ज़्यादातर जो चित्र थे वो भगवान, देवी देवताओं या ऐसे लोगों को बनाया जाता था जिनके साथ लोग अपना नाम लिखना शायद हीनता समझते थे या एक तरीके से कि तुच्छ प्रवृत्ति समझते थे। इस वजह से उन्होंने अपने नाम उन चित्र पे नहीं लिखे हैं और इस वजह से पता नहीं चलता कि इस चित्रकला को किस चित्रकार ने बनाया था। तो ये सारी विशेषताएं हैं हमारे यहाँ के भारतीय चित्रकला की। नियम और सिद्धांत, तो जो ये चित्रकला के नियम सिद्धांत है, क्या नियम होने चाहिए, क्या सिद्धांत होने चाहिए। हर चीज़ का एक सिद्धांत होता है, नियम होता है, और बिना नियम और सिद्धांत के कोई चीज़ नहीं बनता। अगर उसे किसी मानक पे ना बनाया जाए तो उसमें समय के साथ विकृतियाँ आ जाती हैं या वो उतना बेहतरीन नहीं हो पाता। तो हमारे यहाँ की चित्रकला के जो नियम है, सिद्धांत है, इनका उल्लेख कहाँ मिलता है, तो याद रखेंगे कामसूत्र नामक महान ग्रंथ के जो लेखक हैं वात्स्यायन, इन्होंने, या ये सर्व प्रमुख है जो चित्रकला के लिए नियम और सिद्धांत का उल्लेख करते हैं। कोई सोच भी नहीं सकता कि कामसूत्र जैसे पुस्तक में या ग्रंथ में चित्रकला के नियम और सिद्धांत बताए गए होंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा कौटिल्य, जो कि आप जानते हैं राजनीति के लिए जाने जाते हैं, अर्थशास्त्र लिखा है, इन्होंने भी चित्रकला के नियम और सिद्धांत बताए हैं। साथ ही पतंजलि, जो कि योग के विद्वान हैं, इन्होंने भी ऐसे सिद्धांत दिए हैं कि चित्रकला के बनाने में कौन से नियम और सिद्धांतों का उपयोग किया जाना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। वात्स्यायन का
षडंग सिद्धांत जो है ये चित्रकला के 6 अंगों की विवेचना करता है। साथ ही इसमें जो है भेद यथा, यानी कि जो भेद है 6 वे कौन कौन से हैं। ये कहते हैं चित्रकला में रूप भेद होना चाहिए कि वो महिला जो है वो महारानी है या वो नौकरानी है, तो चित्र में भेद पता चलना चाहिए कि ये बड़े व्यक्ति का है या छोटे व्यक्ति का है। साथ ही प्रमाण, यानी कि इसमें प्रमाणता भी हो, ये नहीं कि कुछ भी बना दे, वो दृश्य प्रमाणित होने चाहिए। साथ ही कहते हैं भाव, भाव पता चलना चाहिए कि उस चित्र में क्या भाव व्यक्त किया जा रहा है। प्रसन्नता का भाव है, उदासी का भाव है, दुख का भाव है, लावण्यता का या मतलब जो है वहाँ पे वात्सल्य भाव है, रौद्र भाव है, ये सारे भाव पता चलने चाहिए कि चित्र में कौन सा भाव है। साथ ही ये कहते हैं लावण्य योजना, यानी कि लावण्य योजना क्या होता है। लावण्य का मतलब होता है आकर्षण, जो आपको आकर्षित करे, इसी को लावण्यता कहते हैं। तो मूर्ति मतलब जो चित्र है उसमें लावण्यता भी होना चाहिए, जो आपको आकर्षित करे, ये भी इसमें बताया गया। साथ ही सादृश्य और वर्णिका भंग, यानी कि जो वर्णिका भंग है, कलर का कहाँ पे उपयोग होगा, किस कलर के साथ कौन से कलर का संयोग अच्छा होगा, इसी को वर्णिका भंग कहते हैं। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। इन्होंने ये 6 अंग बताए हैं चित्रकला के, वात्स्यायन ने, इंपॉर्टेंट है बच्चों। साथ ही प्राचीन स्रोत में बौद्ध धर्म ग्रंथ विनय पिटक, मुद्रा राक्षस और कामसूत्र में 64 कलाओं के अंतर्गत चित्रकला का भी उल्लेख है। यानी कि चित्रकला का जो उल्लेख है वो बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक में भी मिलता है, मुद्रा राक्षस में भी मिलता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके साथ कामसूत्र में 64 कलाओं के साथ चित्रकला का उल्लेख मिलता है। यानी कि इन सभी धर्मों में, चाहे कामसूत्र हो, चाहे पतंजलि हो, चाहे कौटिल्य हो या विनय पिटक हो, मुद्रा राक्षस हो, इन सभी ग्रंथों में चित्रकला के नियम कानून, उनके सिद्धांत और उनके बारे में हमें जानने को मिलता है। तो अगर क्वेश्चन बने कि किन ग्रंथों में चित्रकला के नियम और सिद्धांत बताए गए हैं, तो आपका कामसूत्र, मुद्रा राक्षस, विनय पिटक, साथ ही कौटिल्य ने और जो आपके पतंजलि हैं, इन्होंने भी इस तरह की चीजों के बारे में हमें बताया है। नेक्स्ट है आपका प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला। तो भारत का इतिहास प्रागैतिहासिक काल से ही प्रारंभ हो जाता है और प्रागैतिहासिक काल का तात्पर्य होता है ऐसा काल जिस काल में मनुष्य के पास घर नहीं था, जिस काल में मनुष्य कपड़े बनाना नहीं जानता था, वो काल जब कोई व्यापार नहीं था, कोई कृषि नहीं था, किसी भी तरह का कोई भी सांसारिक निर्माण नहीं था, इंसान सिर्फ कंदमूल के सहारे, कच्चे मांस के सहारे जीता था, उत्पादन करना नहीं जानता था, मात्र उपभोक्ता था, कोई लिखित साक्ष्य नहीं है पुरातात्विक स्रोतों के सहारे जिस काल के बारे में हम जानते हैं, इसी को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। और पुरा पाषाण काल को फिर से निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल में बांटा गया है। और ये आप देखेंगे कि इन दोनों कालों में ना तो इस काल में चित्रकारी का कोई उल्लेख है और ना ही इस काल से हमें चित्रकला का कोई उल्लेख मिलता है। मिलता कहाँ से है? उच्च पुरा पाषाण काल से। ये याद रखेंगे बच्चों, अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए कि किस समय से हमें चित्रकला का उल्लेख मिलना शुरू हो जाता है, उच्च पुरा पाषाण काल से ये हमें मिलने लगता है। अगर ऑप्शन में उच्च पुरा पाषाण काल नहीं है तो आप मध्य पाषाण काल करेंगे, ना कि मध्य पुरा पाषाण काल। ये नहीं होगा क्योंकि ये पहले का है, उसके बाद वाले का हम उल्लेख करेंगे। उच्च पुरा पाषाण काल के बाद मध्य पाषाण काल आ जाता है तो हम मध्य पाषाण काल कहेंगे। अन्यथा अगर ऑप्शन में पुरा पाषाण काल है तो पुरा पाषाण काल भी सही हो जाएगा, क्योंकि पुरा पाषाण काल का ही एक भाग है उच्च पुरा पाषाण काल। तो ऑप्शन में देखिएगा उच्च पुरा पाषाण काल है तो इसे सही करना है, ये नहीं है तो बुरा पाषाण काल करना है, और वो भी नहीं है तो मध्य पाषाण काल को आप सही करेंगे। ये इंपॉर्टेंट तथ्य थे आपके लिए। अब आगे देख लेते हैं। गुफा चित्रकारी के साथ उच्च पुरा पाषाण काल में मध्य प्रदेश के भीमबेटका की गुफा, जो कि रायसेन में है, यहाँ से मिलता है। मध्य प्रदेश के भीमबेटका की गुफा जो रायसेन मध्य प्रदेश में है, जिसको वाकड़कर महोदय ने ढूंढा था, यहाँ से उच्च पुरा पाषाण के चित्रकारी का हमें उल्लेख देखने को मिलता है। इसके साथ उत्तर प्रदेश का जो मिर्जापुर है, यहाँ की पहाड़ियों से भी हमें चित्रकला मिलता है। साथ ही महाराष्ट्र के जलगांव जिले से पटनी नामक स्थान से भी हमें चित्रकला का उल्लेख मिला है। पटनी नामक स्थान से शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके के ऊपर चित्रकारी का उल्लेख मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
इन सभी प्लेसों से हमें चित्रकला का उल्लेख मिलता है, चित्रकारी के हमें साक्ष्य मिले हैं। आगे है हड़प्पा कालीन चित्रकला। हड़प्पा सभ्यता में हमें कला का सुविकसित स्वरूप देखने को मिलता है। इसमें मिट्टी के खिलौनों, मुहरों, भवनों, बर्तनों आदि पर चित्रकला का छाप हमें देखने को मिलता है। और हड़प्पा कालीन जो चित्रकला है उसकी विशेषता क्या है? तो हड़प्पा कालीन जो चित्रकारी है मृद भांडों पर देखने को मिलता है, यानी कि मिट्टी के जो बर्तन हैं इन्हीं को मृद भांड कहा जाता है, मिट्टी की मूर्तियों को मृद मूर्तियां कहा जाता है। तो जो आपके मृद भांड हैं इन पर चित्रकला देखने को मिला। यहाँ अधिकांश पात्रों पर लाल रंग चढ़ाकर काले रंग से चित्रकारी की गई है। पशु पक्षियों तथा वनस्पतियों का चित्र किया गया है और इस तरह के चित्र हमें बड़े पैमाने पे देखने को मिलते हैं। 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के बीच जोगीमारा, जो कि छत्तीसगढ़ का है, यह इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। 500 से 200 ईसा पूर्व जोगीमारा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। इसके अलावा सीताबंगा की गुफाओं से प्रायः लाल, काले, सफेद रंगों की चित्रकारी के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसके बाद 200 ईसा पूर्व से लेकर के 700 के काल में अजंता, बाघ और आपकी बादामी की जो गुफाएं हैं इन्होंने चित्रकला की ऊंचाइयों को छू लिया था, यानी कि यहाँ की जो चित्रकला है इसने चित्रकला की ऊंचाइयों को छुआ है। इतना खूबसूरत और बेहतरीन चित्रकारी आपकी अजंता, बाघ और बादामी की गुफाओं में देखने को मिलता है। बादामी की गुफाओं का विकास चालुक्यों ने किया है, अजंता की गुफाओं का विकास गुप्तों ने किया है और बाघ की गुफाओं का विकास भी गुप्तों ने ही किया है। और यहाँ पे बेहतरीन या सर्वोत्कृष्ट चित्रकारी हमें देखने को मिलती है। भित्ति चित्रकला। भित्ति चित्रकला क्या है? भारतीय चित्रकला के गौरवशाली इतिहास का आरंभ भित्ति चित्रों से ही होता है। हमारा जो चित्रकला का इतिहास है इसकी जो शुरुआत है ये भित्ति यानी कि दीवारों पर चित्रकारी से ही शुरू होता है। सबसे पहला जो हमारा चित्र है ये हमने दीवारों पे बनाया है और वो भी गुफाओं की दीवारों पर बनाया है। तो ये इम्पॉर्टेंट है बच्चों। ये भित्ति चित्र भारत के और छोर तक सर्वत्र बिखरे हुए, यानी कि जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, आप पश्चिम से लेकर के पूर्व तक आपको हर जगह ये चित्र जो है वो बिखरे हुए हैं। हर जगह इनके साक्ष्य आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा गुफा या भवनों की दीवारों पर जो चित्र बनाए गए उन्हें भित्ति चित्र कहते हैं, यानी कि जो भी गुफाएं हैं, भवन हैं, इनकी दीवार पर जो चित्र बनाए गए वही भित्ति चित्र कहलाए। भारत में मुख्यतः भित्ति चित्रकारी की जो है कला विधि द्वितीय शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक है। अधिकांश भित्ति चित्र या तो प्राकृतिक गुफाओं की दीवारों पर बनाए गए हैं या शैलकृत गुफाओं पर भी बनाए गए हैं, यानी कि जो ज़्यादातर चित्र हैं वो प्राकृतिक गुफाओं पर, यानी कि ऐसे गुफा जो नेचुरली बने हैं, प्रकृति के द्वारा बनाए गए हैं, या ऐसी गुफाओं पर भी बनाए गए हैं जो कि राजाओं के द्वारा, सामंतों के द्वारा, साहूकारों के द्वारा और अन्य लोगों के द्वारा पत्थरों को काट करके बनाई गई हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। हर तरह की गुफाओं में इस तरह के चित्र देखने को मिलता है और ये सारे चित्र आज भी भारतीय कला के अतीत का गौरव का जो इतिहास है उसको सुरक्षित रखते हैं। यहाँ से हम अपने इतिहास के गौरव को जानते हैं, किस काल में किस तरह की चित्रकारी थी, वहाँ का क्या विशेषता था, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति क्या थी। ये हमारे जो चित्र हैं ये हमारे जो है एक बहुत ही अच्छे सोर्स हैं इतिहास जानने के, गौरवशाली इतिहास को बताते हैं, उनकी व्याख्या करते हैं। उनमें अजंता का प्रथम स्थान है, यानी कि इसमें सबसे बेहतरीन जो स्थान है वो अजंता का है। इसके अलावा अजंता के अतिरिक्त बाघ, बादामी, सित्तन, वासल, एलोरा आदि की गुफाओं के नाम उल्लेखनीय है। अजंता के अलावा ये सारी गुफाएं हैं जो अपनी चित्रकला, अपनी भित्ति चित्रकला के लिए जाने जाते हैं। इसके अतिरिक्त कारले महाराष्ट्र का, भाजा महाराष्ट्र, उदयगिरी उड़ीसा का, खंडगिरी उड़ीसा का, नीलगिरी आपका तमिलनाडु, केरल और जो आपका कर्नाटक है उसकी सीमा पे जो नीलगिरी है ये भी, इन सभी जगहों से चित्रकारी के हमें भरपूर साक्ष्य मिलते हैं और बहुत ही खूबसूरत और अद्भुत साक्ष्य देखने को मिलते हैं। अजंता चित्रकला से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि एग्जाम में आते हैं। ये गुफाएं बाघूर नदी घाटी के बाएं छोर पर हैं।
एक आग्नेय चट्टान को काट करके ये बनाई गई है और इन पर जितनी चित्रकला है उसमें से ज़्यादातर जो चित्र है वो जातक कथाओं से जुड़ा है। चूँकि ये बौद्ध धर्म से संबंधित ही है गुफा, और जातक कथा बौद्ध धर्म के पूर्व जन्मों की कहानियों को बताते हैं, जिसमें अलग अलग तरह की कहानियों का उल्लेख मिलता है और ऐसी कहानियों को इन गुफाओं की दीवारों पर उकेरा गया है और उन चित्रों को देख करके हम बहुत सारी कहानियों को समझ सकते हैं। ये चित्र बहुत सारी कहानियों को बयां करते हैं। ये चित्र बहुत ही खूबसूरती से हर चीज़ को दर्शाती हैं। इनमें गुफा संख्या 9, 10, 19, 26 और 29 चैत्य हैं। याद रखेंगे बच्चों, इसमें 5 जो गुफाएं हैं वो चैत्य हैं, जिसमें 9, 10, 19, 26 और 29 ये चैत्य हैं, बाकी के सारे विहार हैं, से सभी विहार के रूप में हैं। अजंता में फ्रेस्को तथा टेम्पेरा दोनों ही विधियों के चित्र का उपयोग किया गया है, यानी कि यहाँ पर फ्रेस्को और टेम्पेरा दोनों विधि उपयोग में लाए जाते हैं। आप ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट तथ्य है कि फ्रेस्को क्या है और टेम्पेरा क्या है। फ्रेस्को जब दीवारों पर जो है चूने की गीली मिट्टी का लेप लगा दिया जाए और ये जो सतह है ये गीला ही रहे, उसी समय उस पर चित्र बना दिया जाए तो इसको कहते हैं फ्रेस्को। यानी कि किसी भी स्थान को जो है चिकना करके लिपाई करके उसी गीली सतह पर चित्रकारी कर दिया जाए, कलर भर दिया जाए। और ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि जब गीली सतह रहती है तो जो कलर होते हैं वो अंदर तक भिन जाते हैं, अंदर तक चले जाते हैं, इसीलिए गीली सतह पर चित्रकारी लोग करते थे। इसी को कहते थे फ्रेस्को विधि। और टेम्पेरा क्या है? यानी कि किसी दीवार पर, गुफा की दीवार, भवन की जो दीवारें हैं उनकी सतह पर चूने का लेप लगा दिया जाए जिसमें अंडे की जर्दी मिली हो और इसको सूखने दिया जाए, और सूखने के बाद जब इस पर चित्रकारी की जाए तब इसको टेम्पेरा विधि कहते हैं। याद रखेंगे बच्चों, अगर सतह गीली है और उस पर चित्रकारी की जाए तो ये फ्रेस्को विधि है, लेकिन अगर सतह पर चूने का लेप और साथ में अंडे की जर्दी मिली हुई जो है लेकिन उसको सुखा करके उस पर चित्र बनाया जाए तो ये टेम्पेरा विधि है। और इन दोनों विधियों का उपयोग करके अजंता की गुफाओं के चित्रों को बनाया गया है। और ये चित्र इतने अद्भुत हैं, इतने खूबसूरत हैं, इनकी जो कलर है जो पत्तियों से, फूलों से और खनिजों से किए गए हैं इतने विशिष्ट हैं कि इनकी चमक, इनकी सुंदरता आज भी नहीं गई। और ये जो चित्र हैं ये गुफाओं के अंदर बनाए गए हैं और उन गुफाओं में अंदर इतना अंधेरा था कि जहाँ पर बिना मसाल के चित्र बनाना संभव नहीं था, और लोगों ने मसाल जला करके वहाँ पे चित्र बनाए और वे चित्र आज भी हजारों साल बाद भी सुरक्षित हैं, उसी भी चमकदार रूप में। और ये अद्भुत है कि किसने ये चित्रकारी की वो हम आज तक नहीं जानते, या पता ही नहीं है कि किन लोगों ने ये खूबसूरत चित्रकारी मसाल जला करके गुफाओं के अंदर की थी, जो आज भी हमें देखने को मिलती है। तो ये है आपके अजंता के बारे में। इसके अलावा कुछ अन्य विशेषताएं आपकी अजंता की। अजंता की गुफा संख्या 9 और 10 प्राचीनतम चित्रकलाएं यहाँ पाई जाती हैं, यानी कि सबसे प्राचीनतम जो चित्रकलाएं हैं वो 9-10 में है। और गुफा संख्या 16-17 जो है ये 5वीं सदी के दौरान बने हैं, और ये वाकाटक वंश जो आंध्र प्रदेश के थे इनकी चर्चा यहाँ पे देखने को मिलता है। और ये वाकाटकों के साथ साथ गुप्त काल के जो है चीजें भी दर्शाता है। गुफा संख्या 1, 2 और 5 चित्र 5वीं 6वीं शताब्दी यानी कि सबसे बाद के हैं। सबसे नवीन कौन है? 1, 2, 5 और 6। और सबसे प्राचीन कौन है? 9 और 10। ये इनकी विशेषता है। गुफा संख्या 1 में पद्मपाणि अवलोकितेश्वर चालुक्य शासक जो हैं ये पुलकेशिन सेकंड जो है ये मतलब यानी कि जो आपका गुफा संख्या 1 है यहाँ पे पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का भी चित्र देखने को मिलता है। इम्पॉर्टेंट है, अगर आए कि पद्मपाणि या अवलोकितेश्वर का जो चित्र है ये किस गुफा में देखने को मिलता है, तो ये मिलता है आपका अजंता की गुफा में। और पद्मपाणि का मतलब होता है कि जो हाथ में कमल लिए हुए हों। ऐसा चित्र भगवान बुद्ध का अजंता की गुफाओं में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, और ये गुफा संख्या 1 की सबसे ज़्यादा विशेषता है। साथ ही गुफा संख्या 1 में ही पुलकेशिन राजा जो है, या जो पुलकेशिन है सेकंड, जो चालुक्य राजा हैं, ये ईरान के शासक खुसरो सेकंड के साथ दूतों का आदान प्रदान करते हुए बनाए गए हैं। ये भी क्वेश्चन आया है कि कौन सी गुफाओं में जो पुलकेशिन हैं ये खुसरो के साथ दूतों का आदान प्रदान कर रहे हैं। अजंता की गुफाओं की विशेषता है, ये इम्पॉर्टेंट है।
याद रखेंगे। और अजंता की जो गुफाओं में चित्र बनाए गए हैं ये अपने आप में एक अद्भुत विधि के द्वारा बनाए गए हैं। इनकी चमक आज भी ऐसे ही नहीं है, इसमें एक खूबसूरत विधि का लोग उपयोग करते थे। और वो विधि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस समय के जो लोग हैं ये पेंसिल या पेन से चित्र नहीं बनाते थे, बल्कि गुफाओं पर वो हथौड़ी और छेनी के माध्यम से रेखाएं खनते थे, रेखाएं बनाते थे, खींचते थे। और फिर उन गड्ढों में जो रेखाएं उनके खींचने के बाद गड्ढे बनते थे, उन गड्ढों में वो चूने पत्थर का जो होता है चूड़, इसके अलावा धान की भूसी, इसके अलावा पौधों के रेशे और अन्य खनिजों के जो रेशे होते हैं, इनको मिला करके एक लेपनुमा संरचना इन गड्ढों में भर देते थे जो छेनी के माध्यम से बनाते थे। उसके ऊपर से एक दूसरा लेप भी लगाते थे, उसमें जो है पत्थर के बारीक कण होते थे, साथ ही बारीक रेशे होते थे वनस्पतियों के। इन सभी की मिक्सचर को बना करके दूसरा लेप लगाया जाता था और ये जो है लेप रेशे युक्त होता था ताकि जो गड्ढा है, जो सतह है खुरदुरी, उसको छोड़े ना, उसमें चिपका रहे। इसी वजह से ये जो रेशे हैं, ये जो खुरदुरे चीज है, ये मिला करके उस पर लगाए जाते थे। और डबल लेप बनाने के बाद उसमें जो स्थान बचता था उस पे रेखाएं खींची जाती थी और रेखाएं खींचने के बाद उसमें कलर भरा जाता था और ये कलर पत्तियों, फूलों और वनस्पतियों से भरा जाता था जिनकी चमक और वो लेप आज भी विद्यमान है। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। वही यहाँ पे लिखा है, चट्टानों की सतह पर छेनी से निशान बनाए जाते थे, खांचे बनाए जाते थे। फिर उन खांचों को, ताकि क्या हो, वो खांचे क्यों बनाए जाते थे? ताकि परत आसानी से उस पर टिक सके, उस सतह को छोड़े नहीं, इसीलिए खांचे बनाए जाते थे, उसको खुरदुरा किया जाता था। पहली परत में लौहमय मिट्टी की खुरदुरी जो है, बुरादे जो है लगाए जाते थे, जिसमें पत्थर, मिट्टी के रेत होते थे। इसके अलावा जो है रेशे होते थे पौधों के, वनस्पतियों के। इसके अलावा धान का भूसा होता था, घास होता था। इन सब को जो है ऊपर से उस छेनी वाले गड्ढे में भर दिया जाता था, चिपका दिया जाता था और ये खुरदुरी परत में चिपक जाते थे। और इस तरह से एक परत पूरा होने के बाद उसके ऊपर से दूसरा परत होता था जिस पर पत्थर के महीन बुरादे होते थे, रेत होता था और सूक्ष्म रेशेदार वनस्पतियां होती थी तथा लोहे की, मिट्टी के जो चूड़ होते हैं, इन सभी को एक दूसरे परत के साथ उस पर लगाया जाता था। और जब ये दोनों परत पूरे हो जाते थे उसके बाद आड़ी तिरछी जो भी खींचनी होती थी, रेखाएं खींच करके उन गड्ढों को कलर से भरा जाता था। तब जा कर के वो चित्रकला, वो लेप, वो जो बनाए गए एक सतह थी वो आज भी व्याप्त है और वो कलर की जो चमक है वो आज भी व्याप्त है। तो ये अद्भुत तकनीक था जो उस समय के चित्रकार जानते थे। इस तकनीक का उपयोग करके उन्होंने इन गुफाओं में खूबसूरत चित्रकारी की थी। लेकिन वो कौन थे ये कोई नहीं जानता। वो कौन लोग थे जो इन गुफाओं में इतने अंदर तक जा करके मसाल जला जला करके उन्होंने चित्रों को इतना मेहनत करके बनाया और इतनी खूबसूरत विधि से बनाया कि वो आज भी मौजूद हैं। आज भी हम उनको देखने जाते हैं, उनका संरक्षण हमारी सरकार आज भी कर रही है। तो ये अद्भुत विधियां हम भारतीयों के द्वारा बनाई गई हैं और भारतीयों को हर क्षेत्र में अद्भुत ज्ञान था। उन्होंने जो भी बनाया है वो आज भी लोग उस पर रिसर्च करते रहते हैं। मैंने आपको बताया ही था कि जो आपका जो है बलीपुरम का मंदिर है, वो रथ मंदिर कितनी खूबसूरत है। आपका बृहदेश्वर मंदिर पर 80 टन का पत्थर एक अद्भुत नमूना है। आपका जो सिद्दी बशीर मस्जिद है जिसको झूलती मीनार कहते हैं, वो एक अद्भुत टेक्नोलॉजी का नमूना है। आपके यहाँ जो गुफाओं में चित्रकारी की गई है, इसमें जो अद्भुत विधि का उपयोग किया गया है, ये हमारे प्रौद्योगिकी को, हमारे यहाँ के लोगों के दिमाग के उच्च क्षमता को दिखाती हैं। जो साउथ की मूर्तियां हैं, जिनकी नक्काशी, जिनके जो है शरीर के पार्ट को इतना खूबसूरती से बनाया गया है कि वो जीवंत दिखती हैं, ये हमारे यहाँ की टेक्नोलॉजी, हमारे यहाँ की उन्नत सोच को दिखाता है। खजुराहो के मंदिर के जो मूर्तियां हैं वहाँ पे एक ब्रॉड थिंकिंग दिखती है। तो हमारे यहाँ अगर आप देखेंगे बच्चों तो हर क्षेत्र में हमने चरम अवस्था को प्राप्त किया था, लेकिन बड़े दुख की बात है कि हर क्षेत्र में हम धीरे धीरे पतन की तरफ चले गए और हमारी सारी टेक्नोलॉजी, हमारे सारे पद्धति जो है वो धीरे धीरे समाप्त हो गया। हम ऐसा लोहा बनाना जानते थे जो जीवन पर्यंत सदियों तक कभी जंग नहीं लगता और ये विधि भी भारतीय भूल चुके हैं अंग्रेजों के आने के बाद। और उसका उदाहरण आप जानते हैं कि जो लाहौरी मतलब जो आपका
एक दिल्ली में कुतुब मीनार का जो स्तंभ बना हुआ है उसमें आज तक जंग नहीं लगा है। ऐसे ही जो आपके शासक थे टीपू सुल्तान, इनकी तलवार में भी आज तक जंग नहीं लगा, जिसको ब्रिटिश अपने म्यूजियम में रखे हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो विधि का उपयोग करके उस समय के लोग बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें बनाते थे। हमारे यहाँ के मलमल के बारे में बात की जाती कि वो उसके अंगूठी के रिंग के बीच से निकाल सकते थे, इतने सॉफ्ट हुआ करते थे। तो ऐसी बहुत सारी अद्भुत चीजें जो हमारे इतिहास में था, जो हमारी सभ्यता संस्कृति के वैभव को दर्शाता है, वो सारी चीजें विलुप्त हो गई वक्त के साथ, जो कि हमारे लिए गौरव की बात है। और हम ऐसे ही अब बहुत सारी और भी अच्छी चीजें जानेंगे। तो आगे हम कल फिर बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे चित्रकला के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।